डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। हम एक बार पुनः यूजी सेमेस्टर 5 के डीएससी कोर्स, जिसमें हम सिलेबस है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएससी 1A, जिसमें हमको पढ़ना है यूरोप का इतिहास 1789 से 1939 ईस्वी तक। इसके पहले कक्षा में हमने फ्रांस के क्रांति के संबंध में पढ़ा, उसके कारणों पर पढ़ा कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई और फ्रांस की क्रांति का दूरगामी परिणाम भी विश्व इतिहास पर पड़ा। यह ऐसी क्रांति थी जो एक युगांतकारी घटना पूरे विश्व की बनी और यह एक महान घटनाओं में अपना स्थान दर्ज किया है। यह क्रांति पूरी तरह से अगर कहें तो जनमानस की क्रांति थी। इसमें ऐसे सर्वहारा वर्ग लोगों ने भाग लिया जिनको फ्रांस में कोई अधिकार नहीं था, वे अधिकार से वंचित थे और दार्शनिकों ने उनके जज्बा को आगे बढ़ाया, वस्तु स्थिति का चित्रण किया, अपनी किताबों में दर्ज किया। रूसो, मोंटेस्क्यू, दिदरो, दांते, क्वेंस्के, नेकर, ये सारे ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने फ्रांस के क्रांति को काफ़ी नज़दीक लाया। तो इस क्रांति का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका परिणाम क्या हुआ, उसके संबंध में इस कक्षा में हम बात करेंगे। इस क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्रांति का सबसे पहले निरंकुश राजतंत्र की समाप्त हुआ। इस क्रांति ने चर्च के जो विशेषाधिकार था फ्रांस में, उसको समाप्त किया। उन लोगों का पूरी तरह से भूमि पर अधिकार था, कर लेने का अधिकार उन्हीं लोगों का था। तरह तरह के कर लगाए जाते थे जिससे कि सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित किए हुआ था और साधारण जनता जो थी वह बिल्कुल गरीबी की जीवन जी रही थी, दो जून के रोटी के लिए तरस रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने एक सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करके, राजतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके एक गणतंत्रीय व्यवस्था को लाने में सफल हुआ। तो ऐसा हम कहते हैं कि दूसरा जो बात हम करते हैं कि सामंतवाद का भी अंत हुआ। इसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना तो की, खत्म तो किया है और इसमें सबसे पहले सामंतवाद का भी पतन हुआ। इस व्यवस्था से हम देखते हैं कि संवैधानिक जो हम करें राजतंत्र आया और गणतंत्र की स्थापना हुई। उसमें राजा के जो देवी अधिकार के सिद्धांत थे उसकी समाप्ति हुई और जो सामंत लोग अपने लोगों पर तरह तरह के अत्याचार कर रहे थे वह समाप्त करके लोगों में, मनुष्यों में एक अपनी मनुष्यता की एक गरिमा आया। लोग अपने को पहचान आया कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं और बड़े बड़े पदों पर जा सकते हैं, क्योंकि पहले जो था कुछ वर्गों के लिए ही वह पद सुरक्षित थे। ऐसी धारणा समाप्त हुई फ्रांसीसी के क्रांति से। और अगर कहें तो इससे मानवीय स्वतंत्रता और तथा समानता के आदर्श स्थापित हुए। स्वतंत्रता और समानता के आदर्श स्थापित हुए। इस क्रांति का ये दूसरा बहुत बड़ा परिणाम था। कि तीसरा हम देखते क्या है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। धर्मनिरपेक्ष अगर हम कहें कि सेकुलर की बात हुई, सेकुलर कंट्री के रूप में, क्योंकि पहले चर्च का धर्म पर पूरी तरह से अधिकार था, जनता को कई तरह के कर देने पड़ते थे। लेकिन जब फ्रांस की क्रांति हुई तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का बात हुआ, राष्ट्रीयता की बात आया और इसमें लोगों के ऊपर जो दबाव बना हुआ था, लोग पर प्रतिबंध लगा हुआ था, ऐसी जगह में नहीं जा सकते हैं। इस तरह से कार्यों की जो संबंधित काम था उसमें उनकी दखलंदाजी नहीं होता था। फ्रांस की क्रांति ने मटिया मेट कर दिया। उसमें मध्यम वर्ग के लोगों ने भी जो भाग लिया उसमें उनको भी अब जो है सत्ता में आने का अवसर मिला और समानता का भाव पूरे फ्रांस में एक तरह से दृष्टिगोचर हुआ। और धार्मिक रूप से अगर हम बात करें तो क्रांति ने चर्च के विलासितापूर्ण जीवन को जो है वह समाप्त किया। वे लोग भोग विलासी बन चुके थे। लुई 16वां के
शासनकाल में चारों तरफ इर्द गिर्द वही लोग बैठा करते थे। मध्यम वर्ग में इसका बहुत बड़ा आक्रोश था। उन लोगों पर चारों तरफ से वे लोग ही पूरे राज्य के सारे कार्यों का उनके पास जाके ब्यौरा रखते थे। इससे भी मध्यम वर्ग में असंतोष था। पढ़े लिखे वर्ग होने के बावजूद भी उनको फ्रांस में कोई अधिकार नहीं था। तो इस तरह से अगर हम कहें तो वहाँ पर अगर कहें तो सभी संप्रदायों को सभी संप्रदायों को इस क्रांति ने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। धार्मिक रूप से सभी को एक तरह से एक मंच पर आया और इससे यूरोप की धार्मिक स्वतंत्रता का युग जो है अगर कहें तो आरंभ हुआ। सारे लोगों को धर्म और जात के नाम पर प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक आदि तरह की बातें वहाँ उठती थी, इसकी समाप्ति हुई। और जो चौथा सबसे बड़ा जो परिणाम आया अगर हम बात करें तो मनुष्य के गौरव की स्थापना हुई। मनुष्य के गौरव का मतलब हुआ कि मानवीय गुणों का यथोचित अगर कहें तो मूल्यांकन हुआ। इस समय में फ्रांस की क्रांति से 3 शब्द जो निकला उसमें समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना का जो शब्द आया, इससे मनुष्य में आत्मीय गौरव की भावना आई। भ्रातृत्व की भावना मतलब हुआ कि ये शब्दों का असर केवल फ्रांस पर नहीं पड़ा, अगर हम बात करें तो पूरे विश्व इतिहास पर इन शब्दों का असर पड़ा। कई तरह के निरंकुश राजतंत्र रूस में, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। कई देशों में तरह तरह के राजतंत्रात्मक व्यवस्था, निरंकुश राजतंत्र की व्यवस्था जो थी वह धीरे धीरे हम देखते क्या है कि इस फ्रांस क्रांति का प्रभाव से पूरे दुनिया पर इसका असर पड़ा। कई देशों में तेजी से लोग बढ़ने लगे, अपने अधिकार के लिए अगर कहें तो लड़ने लगे और क्रांति ने प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता तथा समानता का अधिकार देकर उसे गौरव प्रदान किया सारे लोगों के में। इस तरह से अगर हम बात करें इसका जो समर्थक था रूसों ने, मोंटेस्क्यू ने इस बात को रखा कि हम जो है वह पूरे देश में हमारा भी हम नागरिक है। ये बात फ्रांस के क्रांति से ही लोगों में आया, नहीं तो इसके पहले जो बातें थी कि तरह तरह की चर्चों का पूरी तरह से अधिकार था। राजनीतिक दृष्टिकोण से मनुष्य का महत्व जो है अब वह स्थापित हुआ। अगर कहें तो मनुष्यता की जो बात उठी है यह फ्रांस की क्रांति से, और यह फ्रांस की क्रांति का यह सबसे बड़ा परिणाम था। इसमें समाज में व्यक्ति का जो है वह महत्व स्थापित हुआ, इम्पोर्टेंस आया कि मनुष्य भी समाज का एक बहुत बड़ा अंग है और इसी पर देश चलता है, ये बात आया। नहीं तो उसके पहले एक ऐसा घना चादर था सामंतवादी व्यवस्था का जिसमें जनसाधारण लोग राजनीति में जाने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फ्रांस की क्रांति जब 1789 में हुआ तो उन सारे घनाच्छादित कहें अगर सघन अगर वह लोगों की जो एक तरह से ओढ़ा हुआ यह बात था कि शासन सामंत वर्ग ही करेगा, चर्च का ही अधिकार रहेगा, उसकी समाप्ति इस क्रांति से हुआ। अगर इस क्रांति का एक सबसे बड़ा जो बात हुआ राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इस राष्ट्रीयता की बात अगर करें, उग्र राष्ट्रीयता की बात करें तो ये पूरे तरह से अगर इसमें चारों तरफ अगर देखें तो अब पूरे दुनिया के कई देशों में अब मांग होने लगी, स्वतंत्रता की बात आने लगी, राष्ट्रीयता की बात, नेशनलिटी की भावना इस फ्रांस की क्रांति ने यूरोप तथा विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया कि फ्रांस के निरंकुश शासन को, फ्रांस के निरंकुश सत्ता का जो अंत कर दिया और इसमें जो सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र आया और बाद में गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक। ये शब्द जो आया ये पूरे दुनिया के लिए अगर कहें तो एक तरह से राजनीतिक चेतना के विकास का एक बड़ा आयाम आया। राजनीतिक चेतना का विकास हुआ इस क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से। अतः फ्रांस की क्रांति को जैसे हम समझें कि यह क्रांति पूरे दुनिया के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया, राष्ट्रीयता के लिए, देश के लिए, क्योंकि बहुत सारे देशों पर उपनिवेशिक सरकार चल रहा था, सत्ता चल रही थी। किसी देशों पर दूसरे का भी अधिकार के अंदर गुलामी की जीवन लोग जी रहे थे, उनमें भी एक नए आशा का संचार हुआ। इसकी फ्रांस की क्रांति ने इसका असर पूरे दुनिया पर पड़ा। फ्रांस ने यह परिवर्तन राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर किया। उसने राजा लुई 16वां को फांसी के तख्ते पर बैठाया दिया, उसको फांसी भी दिया क्योंकि वह देशद्रोही काम किया था। और इस तरह से लोगों को जनमानस में लगा कि जिसको भगवान समझते थे उसको भी फांसी की सज़ा दी गई। तो सत्ता में बड़ा और छोटा का कोई भेदभाव नहीं होता है, इसमें विसंगतियां नहीं होती है, इसमें सभी लोग सत्ता में भागीदारी कर सकते हैं।
अगर बात करें तो फ्रांस के क्रांति ने जो अदम्य राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की, उसी के आधार पर उसने राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया। अब है इस क्रांति का, सबसे पहले हम देखते हैं इस क्रांति में समाजवाद का उदय हुआ। अगर हम कहें तो विश्व का एक बड़ा जो जैकोबिन दल था, समाजवादी दल बना। रॉबस्पियर जो उग्र समाजवादी की स्थापना की, उग्र समाजवाद का रॉबस्पियर फ्रांस का, उसने स्पष्ट कहा कि अगर सत्ता में धनी और निर्धन नहीं होता, सत्ता में भागीदारी धनी और अमीरों के बीच में, अगर बात करें गरीबों के बीच में, अमीरों के बीच में कोई वर्ग विभेद नहीं होगा, गरीब लोग भी सत्ता में भाग ले सकते हैं। इसलिए वह ऐसी राष्ट्रीय, ऐसी सत्ता, ऐसी शासन की कल्पना की जिसमें वर्ग विभेद नहीं होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो निर्धनों को पेरिस कम्यून ने काफ़ी जो है आर्थिक सहायता की। रॉबस्पियर के प्रत्येक, अगर हम कहें तो प्रत्येक बच्चे का उत्तरदायित्व जो है वह सरकार ने लिया। सरकार ने लोगों को नागरिक, अच्छे नागरिक बनाने का दायित्व लिया। और इस तरह से यह व्यवस्था कब आया? जब समाजवादी व्यवस्था की स्थापना फ्रांस में हुई, इसका सिद्धांत आया और इसमें स्पष्ट कहा निर्धन तथा श्रमिक वर्गों ने संगठित होकर यह सत्ता हासिल की है, इसमें उनकी भागीदारी रही है। इसलिए वो भी, उन लोगों का भी आवाज़ अब पूरी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने लगा और फ्रांस में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना पूरे दुनिया के लिए, अगर कहें विश्व की राजनीति के लिए कहें, तो इस परिप्रेक्ष्य में एक नई राजनीतिक परिदृश्य आया जिसका कि अवलोकन केवल यूरोप महादेश ही नहीं, एशिया महादेश के लोगों ने भी किया। और फ्रांस की क्रांति एक समाजवादी दर्शन बनकर लोगों के सामने उपस्थित हुआ। और इसके बाद हम देखते क्या है कि सबसे पहले जन आंदोलन का आरंभ हुआ। मतलब इस फ्रांस के क्रांति में सारे वर्ग के लोगों ने भाग लिया, मध्यम वर्ग के लोगों ने भाग लिया, दार्शनिक वर्ग के लोगों ने भाग लिया, जमींदार वर्ग थोड़ा अलग रहे थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने इस देखा कि पादरी वर्गों से देश का भला होने वाला नहीं है, उन लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। तो इसमें जो धनी वर्ग के लोग, जो मध्यम वर्ग में थे, डॉक्टर, इंजीनियर पेशा से थे, उन लोगों को पढ़ा लिखा वर्ग तो था लेकिन अधिकार नहीं था, अधिकार कुछ भी नहीं था। अपने अधिकार के प्राप्ति के लिए वो भी इस आंदोलन में भाग लिए, काफ़ी धन खर्च किए और अपने विचारों की क्रांति से, विचारों की ऐसी क्रांति हुए कि जिसके बारे में कैटलवी साहब ने कहा कि बौद्धिक दार्शनिकों ने एक बारूद की ढेर तैयार की। मिलेट ने कहा, मिलेट ने लिखा है कि इसमें क्रांति में लोगों के अंदर में एक ज्वाला भड़काने का काम बौद्धिक लोगों ने किया। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि जन आंदोलन बनाया फ्रांस का और पूरी दुनिया में इसका असर हुआ। अगर इसमें कहें तो जैकोबिन क्लब तथा कॉन्डेलियर क्लब का भी महत्व स्थापित हुआ, क्योंकि इन क्लबों ने ही राजनीतिक शिक्षा तथा संगठन का कार्य किया। तो अंत में हम देखते क्या है कि जन कल्याणकारी का मतलब सोशल वेलफेयर का काम अब शुरू हुआ। जन कल्याणकारी से 3 शब्द जो आया था, जिसमें हम समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की बात करते हैं, ये शब्दों ने पूरे दुनिया में के लोगों के सामने में जन कल्याणकार उपस्थित हुआ। इसने विचार, यह क्रांति ने एक ऐसा विचार दिया कि सरकार का जन कल्याण करना होता है। ये सरकारों को एक तरह से लोगों के मन में आया या सरकार के सामने उपस्थित हुआ कि सरकार का काम केवल कर वसूलना नहीं है, केवल शासन करना नहीं है, जन कल्याण का भी काम करना होता है। इसका जो फैलाव है पूरे विश्व पर पड़ा। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर चर्च के संपत्ति को जब्त कर दिया गया और राष्ट्रीय सभा ने यह प्रमाणित कर दिया कि राष्ट्र के कल्याण के लिए चर्च की संपत्ति भी अधिकृत की जा सकती है, जब्त की जा सकती है। तो बड़े बड़े संपत्तियों पर जो लोगों का अधिकार था उनको जब्त करके जन कल्याण के कार्य में लगाया गया, वहाँ पर शिक्षा के कार्य में लगाया गया, लोगों को शिक्षित बनाने के लिए कई तरह के कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी खोले गए। तो अगर हम बात करें कि इस प्रकार सरकार की अवधारणा में क्या हुआ, महान परिवर्तन हुआ, उसके विचारों में परिवर्तन हुआ कि अब हमारा जो काम होगा वह दूर दराज क्षेत्रों तक जाएगा और पूरे फ्रांस में निवास करने वाले जितने लोग होंगे
सबों को अपने शासन में भागीदारी का अधिकार है। शासन से उसको भी उतना ही लाभ होना चाहिए जो एक धनी और संभ्रांत वर्गों का होता है। तो इस तरह से अगर कहें तो इसके साथ ही हम कहें तो बाधित सैनिक सेवा को लागू करके सरकार ने यह सिद्धांत भी स्थापित कर दिया कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य राष्ट्र की सुरक्षा करना होता है। राष्ट्र की सुरक्षा करना सारे नागरिकों का कर्तव्य होता है। इसीलिए सारे नागरिकों को सैनिक जो अगर कहें तो सैनिक सेवा को लागू कर दिया गया। अब लास्ट में हम देखते हैं, अंतिम में देखते हैं कि नवीन सिद्धांतों की भी स्थापना हुई। कई तरह के सिद्धांत स्थापित हुए जिसमें कि स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व का संदेश जो है क्रांति को दिया। जिसमें हम देखते थे स्वतंत्रता केवल अर्थ है कि हम पूरे राष्ट्र के द्वारा जो लागू कानून है उसका हम पालन करें, हम समानता का भाव रखें, सारे लोगों के बीच में हमारा काम हो, सरकार का जो जनकल्याणी कार्य है, जो जन कल्याणकारी कार्य है वह दूर दूर तक पहुँचे और लोगों में आपसी भाईचारा की भावना हो। और हमारे देश में अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है, कोई आक्रमण होता है तो उसको मिलजुल कर सारे लोग उसका प्रतिकार करेंगे। तो यह फ्रांस की क्रांति अगर कहें तो पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा क्रांति था जो लोगों के जनमानस में इस बात को ला दिया कि हम देश हमारा है, हम देश के लिए हैं। अगर देश में किसी तरह की कोई अत्याचारी शासन व्यवस्था होगा, कोई इस तरह की व्यवस्था जो हमारे अधिकारों को हनन करते रहेगा, उसके विरुद्ध में हम खड़ा होंगे। यह फ्रांस की क्रांति केवल फ्रांस के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक ऐसी क्रांति थी जिसको लोगों ने अपनाया। उस क्रांति को लोगों पर असर पड़ा और इस तरह से एक जो भाव बना हुआ था सामंती व्यवस्था, एक ऐसा चर्च का राज खत्म नहीं होगा, वह बिल्कुल मटिया मेट हो गया। और जनसाधारण अब जो लोगों को कभी यह नहीं लग रहा था कि कभी सत्ता के समक्ष खड़ा भी होंगे, वह सत्ता में जाने लगे। अतः यह फ्रांस की क्रांति अगर कहें तो विश्व इतिहास पर एक प्रभावपूर्ण अपनी प्रभाव को डालने वाला क्रांति था, जिसका असर केवल फ्रांस नहीं पूरे दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ा। धन्यवाद।